आज की ये कहानी है एक गुलाम के दिल्ली का सुल्तान बनने की। मैं बात कर रहा हूँ गयासुद्दीन बलबन की। इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो इल्तुतमिश के सबसे छोटे बेटे नसरुद्दीन महमूद के दिल्ली की गद्दी संभालते ही दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक स्थिरता बहाल होनी शुरू हो गई थी, लेकिन इसमें सुल्तान महमूद की कोई खास भूमिका नहीं थी। यह काम किया था उसके सबसे खास मंत्री गयासुद्दीन बलबन ने, और जिसको महमूद के शासनकाल में सबसे अधिक ताकत मिली हुई थी। बलबन ने 1246 से लेकर 1287 तक 40 सालों तक इस ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। पहले 2 दशक सुल्तान के प्रतिनिधि के तौर पर और अगले 2 दशक दिल्ली के सुल्तान के तौर पर। इस बीच सत्ता हासिल करने के उसके सफर में 2 साल का व्यवधान पड़ा, जब वह अपने राजनीतिक विरोधियों की चालों के कारण करीब 2 वर्षों तक सत्ता से बाहर रहा। बलबन के दौर के गवाह रहे इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी अपनी किताब तारीख फिरोजशाही में लिखते हैं कि नसीरुद्दीन महमूद ने जब गद्दी संभाली तो उसकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। उसमें ना तो शासन करने का कोई गुण था और ना ही दिलचस्पी थी, और उसने शासन की पूरी जिम्मेदारी बलबन के ऊपर छोड़ दी थी। महमूद एक सौम्य, उदार और धार्मिक व्यक्ति था, और उसका अधिकतर समय कुरान की पिटियां बनाने में बीतता था। उस समय के उथल पुथल वाले माहौल में ये गुण भले ही अच्छे समझे जाते हों, लेकिन सुल्तान के तौर पर इन गुणों को अनुपयुक्त माना जाता था। बलबन ने प्रतिद्वंदी दरबारियों की जलन और साजिशों के बावजूद हालात पर नियंत्रण कर लिया। गुलाम बनाकर बगदाद में बेचा गया था। नसरुद्दीन महमूद के 20 सालों के पूरे शासनकाल के दौरान दरअसल हुकूमत बलबन ही चलाता रहा था। बर्नी लिखते हैं कि इस दौरान बलबन ने महमूद को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया, पूरा राजकाज चलाया और सुल्तान ना होते हुए भी सभी राज चिन्हों जैसे छत्र का इस्तेमाल किया, और महमूद का पूरा शासनकाल एक तरह से बलबन का शासनकाल था। सन 1216 में जन्मा गयासुद्दीन बलबन एक इलवारी तुर्क था। उसका शुरुआती नाम बहाउद्दीन था। उसे मंगोलों ने बंदी बनाकर बगदाद में एक गुलाम के तौर पर बेच दिया था। उसका मालिक ख्वाजा जमालुद्दीन उसे दिल्ली लेकर आया था, और जहां 1233 में इल्तुतमिश ने उसे खरीद कर उसे अपना खासदार बना दिया था। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया ने उसे अमीर इस्तिकार के पद पर नियुक्त किया था। सन 1249 में उसने सुल्तान नसरुद्दीन की बेटी से विवाह कर लिया, और नसरुद्दीन महमूद ने उसे नायब मुमलिकत का पद दे दिया। ये पद पाते ही बलबन ने महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी पसंद के लोग बैठाने शुरू कर दिए। उसने अपने छोटे भाई किसली खां को राजमहल के प्रशासनिक कार्यों का प्रमुख बना दिया। उस दौर में मोरक्को से भारत आए मशहूर यात्री इब्न बतूता के अनुसार बलबन एक नाट्य कद का शख्स था, जो देखने में आकर्षक नहीं था, लेकिन उसका ऊंचा मानसिक स्तर और प्रतिभा उसकी इस कमी की भरपाई कर देते थे। मिनहाज ए सिराज अपनी किताब तबाकत ए नासिरी में लिखते हैं, इल्तुतमिश बलबन को बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति मानता था, इसलिए उसने उसे ऊंचा पद दिया और एक तरह से अपने हाथ पर भाग्य का बाज बैठा लिया। और बलबन का ओहदा दिनों दिन बढ़ता गया, और कुछ दिनों में वह सुल्तान को सलाह देने वाले 40 विशिष्ट लोगों के समूह तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य बन जाता है। और बलबन के रसूख का इस तरह से तेजी से बढ़ना उसके प्रतिद्वंदियों को पसंद नहीं आया। उन्होंने उसे उसके पद से हटाने के लिए साजिश रचनी शुरू कर दी। बलबन की बर्खास्तगी और बहाली। सतीश चंद्रा अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया में लिखते हैं, नसरुद्दीन महमूद के दरबारियों ने उनके कान भरकर बलबन को उसके पद से हटवा दिया। बलबन की जगह ली इमादुद्दीन रेहान ने, हालांकि तुर्क सरदार सारी ताकत अपने हाथ में चाहते थे, लेकिन वह इस बात पर राजी नहीं हो पाए कि उनमें से कौन बलबन के बाद यह पद संभालेगा, लेकिन इसलिए वह रेहान की नियुक्ति पर राजी हो गए। बलबन ने खुद को पद से हटाए जाने का विरोध नहीं किया, लेकिन 1.5 साल के भीतर वह अपने कुछ विरोधियों का विश्वास जीतने में कामयाब हो गया। सुल्तान महमूद ने बलबन के साथियों की अधिक ताकत के कारण रेहान को उसके पद से हटा दिया, और कुछ समय बाद रेहान की हत्या कर दी गई, और बलबन ने इसी तरह अपने कई विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। बलबन इस पर फरवरी 1266 में महमूद की मृत्यु तक रहा इस पद पर। महमूद ने अपनी मृत्यु से पहले बलबन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसके पीछे वजह यह थी कि इल्तुतमिश का कोई बेटा जीवित नहीं था, और बलबन के स्तर पर का व्यक्ति ही राज्य में व्याप्त अराजकता को संभाल सकता था। इसके अलावा बलबन ने खुर्द को तुर्क नायक अफ रासियाब
का वंशज बताकर सिंहासन पर अपना दावा मजबूत कर लिया था। सुल्तान के तौर पर बलबन ने बहुत जिम्मेदारी और मेहनत से काम किया। सुल्तान बनते ही उसने उन सभी आमोद प्रमोद की वस्तुओं का परित्याग कर दिया जिनका वह आदी हो चुका था। जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि दरबारी के तौर पर बलबन शराब पीने और कई तरह के मनोरंजन का शौकीन था। हफ्ते में 3 बार वह दावतें देता था और अपने मेहमानों के साथ जुआ खेलता था। लेकिन गद्दी संभालते ही उसने अपने आप को इन नशों से दूर कर लिया और उसका सिर्फ एक शौक बरकरार रहा, वह था शिकार खेलना। उसका भी उसने राजनीतिक इस्तेमाल किया और शिकार के बहाने अपने सैनिकों को तैयार किया। तड़क भड़क और शाही शान में विश्वास। इल्तुतमिश को छोड़कर बलबन से पहले तक दिल्ली के सुल्तानों का दर्जा करीब करीब बराबरी वाले दरबारियों में पिथम का था और बलबन का मानना था कि इससे प्रशासन में ढिलाई आती थी और साम्राज्य में अव्यवस्था फैलती थी। दरबारियों और प्रांतीय गवर्नरों की सुल्तान से हमेशा ठनी रहती थी और जिससे उसकी ताकत कमजोर होती थी। मंत्री के तौर पर अपने पुराने अनुभव और प्राचीन ईरानी दरबार से प्रेरणा पाकर बलबन ने महसूस किया कि मुकुट को दरबारियों के स्तर से कहीं ऊंचा उठना होगा। यह सोचकर ही उसने सुल्तान को ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। बर्नी ने लिखा, बलबन की बादशाहत की अवधारणा में इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि जब दरबारी सुल्तान के सामने आए तो वह दंडवत होकर सिंहासन या सुल्तान के पैर का चुम्बन लें। दरबार में या सार्वजनिक रूप से बलबन हमेशा शाही अंगरक्षकों में घिरे रहता था और जिनके हाथों में नंगी तलवार रहती थी और इस वजह से सुल्तान और दूसरे लोगों के बीच एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी हो जाती थी। दिल्ली में इससे पहले किसी भी शासक ने इतनी शान शौकत और तड़क भड़क नहीं दिखाई थी और उसके सेवकों ने मुझे बताया कि वह उस समय भी औपचारिक पोशाक पहनता था जब उसे कोई देख नहीं रहा होता था और सब भ्रांत परिवारों का पक्षधर। पूरे कार्यकाल के दौरान उसे ना किसी ऐसे शख्स से बात करते देखा गया जो उससे स्तर या पैसे में नीचा हो, ना ही उसे अजनबियों से मेल जोड़ बढ़ाते देखा गया। सतीश चंद्रा लिखते हैं कि बलबन ने सभी भारतीय मुसलमानों को सत्ता के महत्वपूर्ण पदों से बेदखल कर दिया। उसने सरकारी पदों पर उन लोगों को बैठाना बंद कर दिया जो संभ्रांत परिवार से नहीं आते थे। कई बार तो उसने हास्यास्पद ढंग से महत्वपूर्ण व्यापारियों से मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि वे ऊंचे परिवार में पैदा नहीं हुए थे। बर्नी ने बलबन को कहते बताया, जब भी मैं किसी आकुलीन व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें जलने लगती हैं और मेरे हाथ अपनी तलवार की तरफ बढ़ जाते हैं। बलबन ने लोगों से मजाक करना छोड़ दिया, ना ही किसी की हिम्मत थी कि वह उसकी उपस्थिति में आपस में मजाक करे। अपने दरबार में वह ना तो कभी जोर से हंसा और ना ही उसने किसी को हंसने की अनुमति दी। बलबन ने अपने साम्राज्य में सभी संवेदनशील स्थानों पर सावधानी पूर्वक चुने गए जासूसों का एक तरह से जाल बिछा दिया ताकि उसके पास संभावित विद्रोहियों की खुफिया खबरें पहुंचती रहें। सैनिक अभियानों का विरोधी। आम राजाओं की तरह बलबन में युद्ध में जीत हासिल करके नाम कमाने की भूख नहीं थी। अब्राहम इराली लिखती हैं, इसका कारण यह नहीं था कि वह सैनिक अभियानों का विरोधी था। उसका मानना था कि नए विजय अभियानों में समय बर्बाद करना ना समझिए, खासतौर से उस समय जब उसके अधिकार वाले क्षेत्रों को पूरी तरह से मजबूती ना मिल पाई हो और जिस तरह रह रहकर मंगोल हमला करते रहे हों। बर्नी लिखते हैं कि एक बार जब बलबन के दरबारियों ने उससे अनुरोध किया कि वह सैनिक जीत दर्ज करके अपना नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करा लें तो बलबन ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उसने कहा, मैंने अपने साम्राज्य के पूरे राजस्व को अपनी सेना को मजबूत बनाने में खर्च किया। मेरी सेनाएं मंगोल हमले का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। मैं अपना राज्य कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं कभी इससे दूर जाऊंगा। और हलाकू से किया संपर्क। दिल्ली सल्तनत के मंत्री के तौर पर बलबन ने मंगोलों की चुनौती का सामना चतुर कूटनीति, सतर्कता और सैनिक ताकत के प्रदर्शन के समन्वय से किया। इसका नतीजा यह हुआ कि मंगोल उसके साम्राज्य को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अब्राहम इराली लिखते हैं कि बलबन ने ईरान में मंगोलों के प्रतिनिधि और चंगेज खां के पोते हलाकू से हमेशा अच्छा संबंध बनाए रखा। हलाकू ने उसे आश्वासन दिया कि मंगोल सतलज नदी के आगे नहीं बढ़ेंगे। हलाकू ने सन 1259 में एक सद्भावना मिशन दिल्ली भेजा और जिसका बलबन ने जबरदस्त स्वागत किया और लेकिन उन्होंने मंगोलों को यह आभास भी दे दिया कि वह सैनिक रूप से कमजोर नहीं है।
मेवाती लुटेरों के खिलाफ अभियान। बलबन के समय में मेवात के मेव लोगों ने दिल्ली के आसपास के इलाकों में आतंक मचा रखा था। वर्णी लिखते हैं कि मेवाती लोग दिल्ली के पड़ोस के ग्रामीण इलाकों में लूट खसोट करते वे घने जंगलों में छिपे रहते थे, जहां से कई सड़कें गुजरती थी। वे मुसाफिरों पर घात लगाकर हमला बोलते, उनका सारा सामान लूट लेते थे। उनके डर की वजह से दिल्ली के पश्चिमी दरवाजे दोपहर की नमाज के बाद बंद कर दिए जाते। बलबन को उन लुटेरों का दुस्साहस पसंद नहीं था। उनसे निपटने के लिए उसने खुद एक अभियान का नेतृत्व किया। लगातार 20 दिनों तक उसके सैनिक मेव लोगों के ठिकानों पर हमला करते रहे। बलबन ने अपने सैनिकों के बीच ऐलान करवाया कि हर मेव के कटे सिर पर एक टंका और उसे जिंदा पकड़ने पर 2 टंका का इनाम दिया जाएगा। और नतीजा यह हुआ कि कई मेवाती लुटेरों को पकड़कर दिल्ली लाया गया। कुछ लोगों को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया, कुछ के शरीर के टुकड़े कर दिए गए। बलबन ने उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली के आसपास के सारे जंगल कटवा दिए, वहां सैनिक चौकियां स्थापित कर दी। बंगाल के विद्रोह को कुचलना। बलबन के सामने लुटेरों से जहां चुनौती पेश की, उसके प्रांतीय गवर्नरों ने। बंगाल एक महत्वपूर्ण रियासत थी, इसलिए बलबन ने अपने सबसे अधिक विश्वासपात्र तोगरिल खां को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। तोगरिल बहुत सक्रिय और निडर व्यक्ति था, लेकिन बंगाल पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसने बलबन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बर्नी लिखते हैं कि बलबन ने तब अवध के गवर्नर अमीन खां को तोगरिल को कुचलने भेजा, लेकिन तोगरिल ने उसे आसानी से हरा दिया। तब बलबन ने खुद बंगाल जाकर विद्रोह को कुचलने का बीड़ा उठाया। जब बलबन अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा तो तोगरिल वहां से इस उम्मीद में त्रिपुरा की ओर भाग गया कि बलबन उसका पीछा नहीं करेगा, लेकिन बलबन ने उसका वहां तक पीछा किया और शाही सैनिकों ने पकड़कर उसे मार डाला। बलबन तोगरिल के पकड़े गए सैनिकों के साथ लखनौती लौटा। वहां उसने संभावित विद्रोहियों को चेतावनी देने के तौर पर मुख्य बाजार के दोनों ओर फांसी के तख्ते बनवा दिए। उसने तोगरिल के सभी बेटों दमानों को फांसी देने का हुक्म दिया। बेटे बोगरा खां को बनाया बंगाल का गवर्नर। बलबन को दिल्ली सल्तनत का प्रशासन सुधारने का श्रेय दिया जाता है। उसने प्रशासन की गरिमा बहाल की और उसके सख्त कानून और उसको लागू करने के दृढ़ निश्चय ने सभी लोगों को, चाहे वो उच्च वर्ग से आते हों या निम्न वर्ग से, उसकी सत्ता मानने के लिए विवश कर दिया। उसने गरिमा, सम्मान और ताकत के साथ अपना राज चलाया और सन 1285 में बलबन का सबसे बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी मोहम्मद मुल्तान में मंगोलों के साथ हुई लड़ाई में मारा गया। इस त्रासदी ने बलबन को हिलाकर रख दिया। बर्नी लिखते हैं कि उसने इस वियोग के प्रभाव से बच निकलने की भरकस कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका और दिन दिन में वह अपना दरबार लगाता जैसे सब कुछ सामान हो, लेकिन रात में वह दुख में चिल्लाता, अपने कपड़े फाड़ डालता और अपने सिर पर मिट्टी मल लेता। धीरे धीरे बलबन का शासन अपने अंत की तरफ बढ़ने लगा था और 71 वर्ष की आयु में मृत्यु। मोहम्मद की मृत्यु के 2 साल बाद सन 1287 में बलबन ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसने अपने दूसरे बेटे बुगरा खां को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारे भाई की मृत्यु ने मुझे मृत्यु शैया पर बैठा दिया। मेरा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। ये तुम्हारी गैर मौजूदगी का समय नहीं है, क्योंकि मेरी जगह लेने के लिए मेरा कोई दूसरा बेटा नहीं है। तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। लखनौती जाने की इच्छा त्याग दो। लेकिन बोगरा खां ने अपने पिता की सलाह नहीं मानी। वर्णी ने टिप्पणी की कि वह एक लापरवाह शहजादा था। उसको दिल्ली की गद्दी का कोई मोह नहीं था। दिल्ली में रहने के 2 माह बाद जब लगा कि बलबन का स्वास्थ्य सुधार रहा है, वह अपने पिता को बिना बताए लखनौती लौट गया और बलबन ने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा कि वह उसके पोते खुसरो को राजगद्दी के लिए तैयार करें। बलबन ने कहा, मैं जानता हूं कि वो युवा है और शासन करने योग्य नहीं है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं। और इसके 3 दिन बाद सुल्तान बलबन ने आंखें हमेशा के लिए मूंद ली, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक कहानी है किसकी? गयासुद्दीन बलबन की।